अस्सलाम वालेकुम क्लास। चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट किया था सिंगल फेस ट्रांसफार्मर्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे थ्री फेस ट्रांसफार्मर चैप्टर नंबर 2 एसी मशीन 316 का। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ थ्री फेस ट्रांसफार्मर्स, ट्रांसफार्मर्स होते क्या हैं, इनका कंपैरिजन क्या होता है सिंगल फेस और थ्री फेस ट्रांसफार्मर्स का, कि अगर हमने एक ही थ्री फेस ट्रांसफार्मर एक ही मैग्नेटिक कोर पे बनाना है और तीन डिफरेंट सिंगल फेस ट्रांसफार्मर यूज़ करके एक थ्री फेस ट्रांसफार्मर बनाना है, तो इसका कंपैरिजन करेंगे कि इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, वर्किंग कैसे करता है, और इसकी नेम प्लेट रेटिंग जो हमने स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन पढ़ी थी उसमें कौन कौन सी चीज़ें मेंशन होती हैं ये देखेंगे। सबसे पहले है हमारे पास कि ट्रांसफार्मर इंट्रोडक्शन में ये होता है कि ट्रांसफार्मर जो होता है ये 6 वाइंडिंग्स होती हैं, इसकी 3 प्राइमरी होती हैं और 3 सेकेंडरी होती हैं, और एक मैग्नेटिक कोर जो आम रूटीन में हम यूज़ करते हैं, एक ही मैग्नेटिक कोर पे हम इनको वाउंड कर देते हैं। तो पूरी दुनिया में ये यूज़ होता है कि जब हमने जनरेटर से लेके जब हमने वोल्टेज 11 या 11.5 जो जितने भी हम जनरेट करते हैं वो जनरेटर जनरेट करता है, वहाँ से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक जितने भी ट्रांसफार्मर्स आपके पास यूज़ होते हैं वो सारे थ्री फेस ट्रांसफार्मर्स ही होते हैं, चाहे वो ट्रांसमिशन है, सब स्टेशन है, स्टेशन है। तो सबसे पहले हम स्टेप अप के लिए भी यूज़ करते हैं 11 या 11.5 के भी हमारे वोल्टेज जनरेट होते हैं, और हम इसको स्टेप अप करते हैं 220 या 500 किलो वोल्ट तक, जो कि आपने पढ़ा है ट्रांसमिशन लाइंस में इसकी रीजंस। उसके बाद आप स्टेप डाउन करते हैं इसको 220 किलो वोल्ट 133 66 33 या 11 के वी डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन के ये स्टेशन है, सब स्टेशन है, आपको फीडर पे यहाँ पे कितने वोल्टेज चाहिए, आपकी इंडस्ट्री है या आपका आगे यूटिलाइजेशन है, तो आप 11 के वी यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पे। 33 के वी 66 के वी 132 के वी डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन फीडर इंडस्ट्री के हिसाब से आप ये वोल्टेज डिज़ाइन करते हैं कि आपको कितने वोल्टेज चाहिए। तो ये जो है कि पहले आपके जो 3 सिंगल फेस ट्रांसफार्मर्स थे वो यूज़ होते थे एक थ्री फेस ट्रांसफार्मर बनाने के लिए, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हमने इस पर स्टडी किया तो अब जस्ट एक थ्री फेस ट्रांसफार्मर बनाया जाता है एक ही मैग्नेटिक कोर पे, 3 सिंगल फेस ट्रांसफार्मरों को नहीं जोड़ा जाता। इसकी रीजन, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हम फर्दर देखेंगे। सबसे पहले जो फ़ायदे क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं एक थ्री फेस ट्रांसफार्मर यूज़ करने के ओवर 3 सिंगल फेस ट्रांसफार्मर के। एक ही थ्री फेस ट्रांसफार्मर क्यों यूज़ करते हैं? जो एक थ्री फेस ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं उसमें सिर्फ एक कोर होती है, इसलिए उसकी स्पेस कम होती है, साइज़ में भी स्मॉलर होता है, वेट भी उसका कम होता है, और उसकी वजह से उसका कॉपर जो होता है, कॉपर भी कम यूज़ होता है बनिस्बत ये कि हम 3 सिंगल फेस ट्रांसफार्मर यूज़ करें। जब हम कॉपर कम यूज़ करते हैं हमारे जो है कोर कम यूज़ होती है, जो कोर की आपका मटेरियल है इस वजह से इसकी आपकी प्राइस भी कम होती है, एफिशिएंसी भी ज़्यादा देता है क्योंकि कोर कम है तो इसके मैग्नेटिक लॉसेस कम होते हैं, आयरन कम है तो आयरन, कॉपर कम है तो कॉपर लॉसेस कम होते हैं, जिसकी वजह से आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा आती है, और एक ही सॉलिड मतलब एक ही आपके पास मटेरियल होने की वजह से, एक ही आपके पास जो ब्लॉक होने की वजह से इसको ट्रांसपोर्ट करना आसान है एक जगह से दूसरी जगह, इसकी रिपेयरिंग ईजी होती है, मेंटेनेंस इसकी ईजी होती है, और इसकी असेंबलिंग ईजी है एज़ कम्पेयर टू 3 सिंगल फेस ट्रांसफार्मर्स के आप 3 सिंगल फेस ट्रांसफार्मर लगाएं और उनको जोड़ें। जिस तरह इसके कुछ फ़ायदे हैं इसके कुछ नुकसानात भी हैं, वो भी हम देख लेते हैं। अगर आपने 3 सिंगल फेस ट्रांसफार्मर लगाए हुए हैं और किसी एक ट्रांसफार्मर में कोई ख़राबी आ गई तो उस एरिया की सप्लाई कट होगी, लेकिन बाकी 2 ट्रांसफार्मर काम करते रहेंगे और वो आप रिपेयरिंग के लिए भेज देंगे। लेकिन इसमें ये नहीं होता, इसमें होल एरिया की आपकी सप्लाई कट हो जाती है जब भी आपका क्या होता है, कोई भी फॉल्ट आता है। कोई भी फॉल्ट आता है आपका, चाहे एक फेज ख़राब हुआ है, आपने पूरा ट्रांसफार्मर जो है रिपेयरिंग के लिए भेज दिया तो आपके पूरे एरिया की सप्लाई कट ऑफ हो गई। ठीक है, तो इसी तरह ये ओपन डेल्टा पे काम नहीं कर सकता। ओपन डेल्टा ऑपरेशन इस बात में आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, तो इसको आप एज इट इज़ डिसएडवांटेजेस में जस्ट देख लें। तो अगर आपका एक भी फेज़ ख़राब हो जाए, एक भी फेज़ में फॉल्ट आ जाए, एक भी वाइंडिंग बर्न हो जाए, तो आप पूरा ट्रांसफार्मर ही चेंज करते हैं। जबकि अगर सिंगल फेस ट्रांसफार्मर हो उसका एक फेज़ ख़राब हो जाए
तो एक वाइंडिंग उसकी बर्न हो जाए तो आप वो वाला ट्रांसफार्मर जस्ट रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन इसमें उस कोल पे से आप वाइंडिंग नहीं उतार सकते, ये लंबा प्रोसेस होता है। इसलिए जब भी हमें अगर एक भी फेज़ ख़राब होता है तो हमें पूरा ट्रांसफार्मर चेंज करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास कंस्ट्रक्शन। 6 वाइंडिंग्स होती हैं सिंगल मैग्नेटिक कोर पे, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया। जिस तरह आपने पढ़ा है कोर टाइप होती है और शेल टाइप होती है। दोनों ट्रांसफार्मर्स को हम बना सकते हैं इन 3 फेज ट्रांसफार्मर में। आपकी मर्जी है आप कोर टाइप बनाएं, मर्जी है शेल टाइप बनाएं, डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन, रिक्वायरमेंट एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। जैसा कि आपको पता है शेल टाइप ट्रांसफार्मर में एक ही लेग पे वाइंडिंग होती है। शेल टाइप ट्रांसफार्मर को आपको पता है कि जिस पे हम वाइंडिंग करते हैं, आपकी एक ही लेग पे वाइंडिंग करते हैं। लेकिन कोर टाइप में ईच लेग पे, हर लेग पे वाइंडिंग होती है। तो ये आप देख सकते हैं कोर टाइप में हर लेग पे वाइंडिंग है, 3 लेग्स हैं, तीनों पे वाइंडिंग है। जबकि इसमें जस्ट ये सेंटर वाली लेग पे वाइंडिंग है और इस पे वाइंडिंग नहीं है, और ना ही इस आउटर साइड वाली पे वाइंडिंग है। ठीक है, तो आउटर साइड जो है इसका टोटल आपका फ्री है और इसकी जो है वाइंडिंग है ये इनसाइड है। ठीक है, जस्ट एक ही आपकी इस पे लेग पे वाइंडिंग है। ठीक है, इस के कॉन्ट्रेरी जो आपका ये है, इसकी तीनों लेग्स पे आपको अलग अलग वाइंडिंग नजर आ रही है। बाकी कोर टाइप क्या होता है, शेल टाइप क्या होता है, ये आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। अगर आपने फिर भी उसकी डिटेल्स देखनी हो तो आप उधर जाके देख सकते हैं। आपको पता है कि जो शेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है इसमें रिटर्न के जो होते हैं 2 पाथ्स होते हैं। इस कॉइल को आपको नज़र आ रहा है कि ये भी पाथ प्रोवाइड कर रहा है फ्लक्स के गुजरने का और ये भी कर रहा है। सिमिलरली इसको ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है, इसको भी ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है। एक जो होता है आपका एक जो आपकी कॉइल है उसको 2 रिटर्न पाथ मिल रहे हैं, फ्लक्स कंप्लीट होने के 2 पाथ मिल रहे हैं। जबकि इसमें इस वाइंडिंग को जस्ट ये वाला पाथ मिल रहा है, इस वाइंडिंग को ये वाला पाथ मिल रहा है और इस वाइंडिंग को भी यही पाथ मिल रहा है। तो आपका इस वाइंडिंग को सिर्फ 2 पाथ मिलते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, जबकि इसको और इसको जस्ट एक पाथ मिलता है। ठीक है, तो इसमें आपके करंट का रिटर्निंग पाथ नहीं होता और इसमें सॉरी फ्लक्स का जो है 2 रिटर्निंग पाथ नहीं मिलते, इसमें 2 रिटर्निंग पाथ मिलते हैं। इसकी वजह से इसके थर्ड हार्मोनिक्स जो होते हैं वो कम होते हैं एज कंपेयर टू कोर टाइप। शेल टाइप के थर्ड हार्मोनिक्स लो होते हैं एज कंपेयर टू कोर टाइप। लेकिन अगर आप ये गौर करें कि हम इसकी भी 5 लेग्स बना दें, मतलब इसकी एक लेग यहाँ पे बना दें, एक लेग यहाँ पे बना दें, तो अब इसको एक तो ये वाला पाथ मिल रहा है और एक ये वाला पाथ मिल रहा है। इसको तो पहले ही 2 पाथ मिल रहे थे, ये वाला भी और ये वाला भी। मैं बी के पाथ दोबारा बता देता हूँ। अब मेरे पास जो सिचुएशन है वो ये है कि ये है, ऐसे 2 मैंने वाइंडिंग्स और कर दी। ए को ये और ये प्रोवाइड करेंगे, बी को भी यहाँ से भी और यहाँ से भी मिलेगा, और सिमिलरली सी को भी अब एक तो ये मिल रहा था और अब एक ये भी मिलेगा। तो अगर हम जस्ट इसकी 2 लेग्स और बना दें तो आपका ये भी शेल टाइप की तरह 2 पाथ प्रोवाइड करेगा। जब इसको भी 2 पाथ मिल जाएंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका थर्ड हार्मोनिक इससे भी इसी तरह रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद होता यह है कि जो इसके टर्मिनल्स की पोलैरिटी मार्किंग या मार्किंग है वो एज इट इज़ ही होती है स्टैंडर्ड 171 के, जिस तरह सिंगल फेज की होती है। हाई वोल्टेज साइड्स हैं जो मार्क होते हैं कैपिटल लेटर में, और जो लो वोल्टेज साइड है वो स्मॉल लेटर्स में आपकी होते हैं। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है कि ये जो ए है, ये बी है और ये सी है, जो कैपिटल लिखे हुए हैं ये कौन से हैं, ये आपकी वाइंडिंग है हाई वोल्टेज साइड, और जहाँ पे स्मॉल लिखा हुआ है स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, ये आपकी कौन सी वाइंडिंग है, आपकी लो वोल्टेज साइड। सिमिलरली इसमें भी जो ये ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ये हैं आपकी टर्निंग जो हाई वोल्टेज साइड की, और जो स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी है ये है आपकी वाइंडिंग
सेकेंडरी साइड, सॉरी, लो वोल्टेज साइड की। ये डिपेंड करता है कि आपका ट्रांसफार्मर स्टेप अप है स्टेप डाउन है, इस हिसाब से आप इसकी प्राइमरी या सेकेंडरी बताएंगे। अब उसके बाद है आपके पास कि 3 वाइंडिंग्स, अगर आपका 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, मतलब उसकी जो है आगे आपने कोई टैप चेंजर लगाया हुआ है, ये सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है जिसकी सेकेंडरी को आप 2 तरह के वोल्टेज ले रहे हैं, तो उसकी जो थर्ड वाइंडिंग है वो 3A 3B और 3C आप इसको मार्क करेंगे। 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो फिर ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसमें 3 वाइंडिंग होती हैं। आप इसको एक इनपुट देते हैं, आप इससे 2 डिफरेंट आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है। आपकी आउटपुट साइड पे 2 वाइंडिंग होती हैं। अब इस ट्रांसफार्मर की जो इंसुलेशन है ये डिसाइड होती है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर और रेटिंग, ठीक है। इसका टेम्परेचर कितना है और ये राइज ऑफ टेम्परेचर कितना अलाउ करता है, इसमें ऑयल कितना है, स्ट्रेंथ ऑफ इंसुलेशन जो है वो आप मेजर कर लेते हैं टेस्ट से, जो कि आपने इंसुलेशन टेस्ट पीछे पढ़े हैं, ठीक है। तो जितना इसका टेम्परेचर होगा, जितना ये राइज ऑफ टेम्परेचर अलाउ करेगा, उस हिसाब से हम इसमें टेम्परेचर यूज़ करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि आपका 3 लैक कोर है और ये 5 लैक कोर है। आप इसमें डिफरेंस देख सकते हैं कि इसमें आपको कितने पाथ मिल रहे हैं, जस्ट एक एक पाथ मिल रहा है, जबकि जब आपने इसने 5 लैक कोर्स बना दी हैं तो अब हर कॉइल को 2-2 पाथ मिल रहे हैं। ए को भी 2 पाथ मिल रहे हैं, बी को भी 2 पाथ मिल रहे हैं और सी को भी 2 पाथ मिल रहे हैं, जबकि यहाँ पे ए और सी को जस्ट एक एक पाथ मिल रहा है, जस्ट बी को 2 पाथ मिल रहे थे, ठीक है। इसकी भी आपने एक्सप्लेनेशन इधर देख ली है। इसके बाद है ट्रांसफार्मर की वर्किंग। अब जो वाइंडिंग्स आर लोकेटेड एट 120 एंगल विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ये ट्रांसफार्मर में एक्चुअली 120 के एंगल पे नहीं होती, ये हम जनरेटर्स जो होते हैं उनसे 120 के एंगल पे सप्लाई देते हैं। वाइंडिंग्स 120 के एंगल पे नहीं होती, ये जस्ट आपको समझाने के लिए है कि तीनों फेजेस का जो है 120 का एंगल होता है। लेकिन जो एम्प्टी लेग्स हैं वो एक दूसरे के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं। ये जो 120 के एंगल पे नहीं होते, बल्कि 120 के एंगल पे आपके जनरेटर से जो सप्लाई आती है, उनके जो तीनों फेजेस हैं जो RYB यहाँ पे अटैच होते हैं, ये तीनों 120 के एंगल पे होते हैं। इनका जो तीनों वेव फॉर्म्स आती हैं वोल्टेज की, उनके जो एंगल होता है वो 120 का होता है। ये वाइंडिंग्स 120 पे नहीं लगी होती। इनमें जो फ्लक्स होता है वो जब वोल्टेज और करंट 120 के एंगल पे होंगे, इनका जो फ्लक्स होगा असल में वो 120 के एंगल पे होता है। जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो ऑब्वियसली कनेक्टेड टू सप्लाई होती है, सप्लाई के साथ कहते हैं, प्राइमरी करंट इंड्यूस करता है प्राइमरी कॉइल के अंदर, और वो इंड्यूस होने के बाद सेकेंडरी साइड पे जाता है। सेकेंडरी साइड जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो वोल्टेज इंड्यूस करती हैं एज पर फैराडे लॉ। जो तीनों फ्लक्स का सम है वो उस कॉमन लेग्स में से गुजरता है जो तीनों को ज्वाइन कर रही है, और जब सम ऑफ फ्लक्स है ये हमेशा ज़ीरो होगा। ये ज़ीरो क्यों होगा? ये 120 के एंगल की ब्यूटी ये है कि अगर आप 120 के एंगल से 3 जो इक्विवेलेंट फेज हैं वो आप ऐड कर दें तो इनका आंसर ऑटोमेटिक कितना आएगा? 0 आएगा। अब ये 1 एंगल 0, 1 एंगल 120, 1 एंगल 240, ये तीनों एक दूसरे के साथ 120 के एंगल पे हैं। 240 में 120 ऐड करेंगे तो 360 है, वो भी 0 के इक्विवेलेंट होता है। तो जब हम इन तीनों को ऐड करते हैं, चाहे ये फ्लक्स है, चाहे ये करंट है, चाहे ये वोल्टेज है, ये इन तीनों चीज़ों की ब्यूटी नहीं है बल्कि ये खूबसूरती है 120 की। अगर आप किसी भी 120 की एंगल पे पड़ी हुई वेव फॉर्म्स को ऐड अप करेंगे वो 0 होंगी। वो फ्लक्स की हो सकती हैं, वो करंट की हो सकती हैं, वो वोल्टेज की हो सकती हैं। तो जिस जगह पे तीनों जो आपके आपस में फ्लक्स कनेक्ट होते हैं उस लेग को कहते हैं कॉमन लेग, और जब तीनों ऐड अप होते हैं तो उसका आंसर 0 आता है। इसलिए कॉमन लेग में कोई फ्लक्स नहीं गुजरता। इसलिए आपका कॉमन लेग ना भी हो तो आपका ट्रांसफार्मर उसी तरह वर्किंग में होता है जिस तरह आपका ट्रांसफार्मर में कॉमन लेग के साथ होता है। तो सम करंट इसीलिए 0 है, ये आप करके कैलकुलेटर पे करके देख सकते हैं। थर्ड लेग रिटर्न पाथ के तौर पे होती है, और रिटर्न पाथ में ज़ाहिर बात है कोई भी 2 आप ले लें
लेग्स, और जो तीसरी लेग है वो ऑटोमेटिक उस सम का माइनस आएगी, मतलब उसका रिटर्न पाथ आएगी। अगर आप 2 लेग को जमा किया, उसका फ्लक्स 2 आया है और साथ उसका एंगल 120 आया है, तो जो तीसरा है उसका ऑटोमेटिक 2 और -120 आएगा। जब आप ऐड अप करेंगे, इस तरह ऐड अप होंगे, ये मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, तो वो आंसर ऑटोमेटिक 0 आएगा। तो कोई भी 2 आप फेज ले लें, कोई भी 2 फ्लक्स ले लें, कोई भी 2 करंट ले लें, कोई भी 2 वोल्टेज ले लें, जो तीसरी उसकी वाइंडिंग है, तीसरी उसकी लेग है, वो उन सारी चीज़ों का रिटर्न पाथ प्रोवाइड करती है। अगर आप करंट कह रहे हैं तो तीसरी जो वाइंडिंग है वो बाकी 2 को रिटर्न पाथ प्रोवाइड करती है, फॉर करंट, फॉर फ्लक्स। फ्लक्स के लिए हम लेग का लफ्ज़ यूज़ करते हैं क्योंकि कोर में से गुजर रहा होता है। करंट के लिए हम वाइंडिंग का लफ्ज़ यूज़ करते हैं क्योंकि वो वाइंडिंग में से पास कर रहा होता है। उसके बाद है ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट रेटिंग। ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट रेटिंग में कुछ जो चीज़ें लिखी होती हैं वो मैंने इधर बता दी हैं कि उसमें मैन्युफैक्चर की डिटेल होती है। डिटेल में उसका नाम, सीरियल नंबर, कौन सी ईयर में ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर हुआ है, ट्रांसफार्मर की टाइप कौन सी है, रेटिंग कौन सी है, रेटिंग में वोल्टेज, करंट, केवीए रेटिंग आती है, नंबर ऑफ़ फेजेस, कौन सा वेक्टर ग्रुप है, उसका सैम्पल साथ लिखा होता है। वेक्टर ग्रुप भी इस मतलब आपके सिलेबस में नहीं है। ट्रांसफार्मर के लॉसेस की टाइप, एम्बिएंट टेम्परेचर के मैक्सिमम कितना टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता है, राइज ऑफ टेम्परेचर भी होता है कि कितना टेम्परेचर का ये राइज बर्दाश्त कर सकता है विद इंक्रीजिंग करंट, कौन सा ऑयल यूज़ हुआ है, उसका वेट कितना है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, और करंट और वोल्टेज की रेटिंग भी इस पर लिखी होती है। परसेंटेज इम्पीडेंस और परसेंटेज रिएक्टेंस वोल्टेज, जो कि आपने वोल्टेज लॉसेस में पढ़ी थे, परसेंटेज वोल्टेज और परसेंटेज नो लोड से फुल लोड तक जितने वोल्टेज चेंज होते हैं। कोर का वेट और कॉइल का वेट, जो ड्यूटी साइकिल है ट्रांसफार्मर का, शॉर्ट सर्किट पीरियड के कितनी देर तक वो शॉर्ट सर्किट करंट बर्दाश्त कर सकता है, कनेक्शंस कौन से हैं, स्टार वाई 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 है, वाई डेल्टा है, डेल्टा वाई है, जो कि अभी आप आगे पढ़ेंगे। टैप चेंजर की कौन सी किस्म है और टैप चेंजर की कितनी रेंज है, ये सारी चीज़ें आपकी रिटर्न होती हैं आपके ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट रेटिंग पे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने ट्रांसफार्मर की कुछ बेसिक्स देखी। बेसिक्स में हमने जो चीज़ें डिस्कस की उनमें ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन था, सिंगल फेज और 3 फेज ट्रांसफार्मर्स को देखा हमने, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन देखी, उसका वर्किंग देखा, उसकी नेम प्लेट रेटिंग देखी। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, या आप उधर गूगल क्लासरूम में। और इसकी बहुत अच्छी अच्छी एनिमेशंस भी आपकी यूट्यूब पे मिल जाएंगी, जिससे आपको इसकी विजुअल एनालिसिस कर सकते हैं, विजुअली इसको देख सकते हैं कि एक्चुअली ये वर्क कर कैसे रहा होता है। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।